देश में शिक्षा को लेकर के एक बड़ा विमर्श चल रहा है, बड़ी बहस चल रही है। और खास करके जब से जंतर मंतर में छात्रों का आंदोलन हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, झारखंड में भी आंदोलन हुआ, ये जो फंडामेंटल्स थे, जो मौलिक चीज़ें थी, इस पर न पहले विचार हुआ और मुझे बहुत तकलीफ से कहना पड़ता है कि आज भी कोई इसमें विचार नहीं है। जब संविधान बना था तो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा ये राज्य सरकारों के हाथ में थी। जब ये चला सर्व शिक्षा अभियान, तो ये कहा गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। ये अब मेरी प्रस्तावना थी कि ऐसे देश में 10,000 केंद्रीय विद्यालय के स्तर पर उसी योजना के अनुसार बनाए जाने चाहिए। तो जैसा हमने जो संविधान में संशोधन किया, वो संशोधन भी किया जाना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने पड़ोस के स्कूल में ही पढ़ेगा। वो चाहे धनाढ्य का व्यक्ति हो, चाहे IAS का अफसर का दफ्तर हो, किसी का भी व्यक्ति हो, गरीब हो तो अमीर हो तो, जब तक देश में ऐसी शिक्षा नहीं होगी और शिक्षा जब तक निःशुल्क नहीं होगी इस स्तर तक, इस देश में हम शिक्षा के मामले में बहुत पीछे रहेंगे। आम बजट है, उसमें जो शिक्षा पर होने वाला खर्च है, बजट है, वो बहुत कम। क्या सरकारों की प्राथमिकता में शिक्षा उस तरह नहीं है? नहीं। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा, इसमें बजट घटता ही जा रहा है। और एक चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा है वो है रोड ट्रांसपोर्ट। नकल और दूसरा पेपर लीक। तो कोई ऐसा प्रतियोगी परीक्षा नहीं है, चाहे वो उच्च शिक्षा की हो, नीट की हो, इंजीनियरिंग की हो, सरकारी नौकरियों की हो, जिसमें पेपर लीक ना होता। बैंक के घोटाले हो रहे हैं तो फिर शिक्षा में भी घोटाले हो रहे हैं, व्यापार में घोटाले हो रहे हैं, फिर सरकार घोटाले खुद कर रही है, फिर आप इसको क्यों बेचारे को दोष दे रहे हैं? तो करेंगे। अभी 2023 में नई शिक्षा नीति बनी, उसने क्या इन सवालों को एड्रेस नहीं किया? नहीं किया। अब आपने उसमें बहुत ऊंचे उद्देश्य रख दिए, विकसित भारत का नक्शा रख दिया, वहाँ जाना है, बहुत अच्छी बात, मगर ये इसमें विकास का मतलब क्या है? समस्या पेपर लीक और इसकी आ रही है, इसके पीछे ये भी कारण है कि कई संस्थान इस कोशिश में रहते हैं कि चूंकि उनके पास सब कुछ नहीं है तो पेपर माफिया वहाँ एक्टिव हो जाते हैं। मैं समझता हूँ ये अनभिज्ञता की पराकाष्ठा। नमस्कार, अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम खरी बात में मैं विनोद अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। हर बार की तरह मैं फिर हाजिर हूं एक नए और बेहद खास मेहमान के साथ। आज हमारे साथ देश के वरिष्ठतम राजनेता और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और देश की राजनीति में जिनका कम से कम 6-7 दशकों का अनुभव है, वो ऐसे राजनेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को भी। जी, आपने समय निकाला, हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। आप पुराने मित्र हैं तो आपका तो फिर अनुरोध मानना ज़रूरी ही था। नहीं, आपका बड़ा, आपका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा हमको मिला है, पहले भी मिलता रहा है, अब भी मिल रहा है। डॉक्टर साहब, अभी देश में शिक्षा को लेकर के एक बड़ा विमर्श चल रहा है, बड़ी बहस चल रही है। और ख़ास करके जब से जंतर मंतर में छात्रों का आंदोलन हुआ, नीट का परीक्षा का पेपर लीक हुआ और इसके अलावा लगातार कई पेपर लीक हुए, झारखंड में भी आंदोलन हुआ, तो मतलब क्या लगता है आपको, चूँकि आप लंबे समय तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे हैं और इसके अलावा आप शिक्षाविद भी हैं, आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी है, आपको एक शिक्षाविद के रूप में भी और पूर्व शिक्षा मंत्री के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि ये क्या वजह है कि भारत में शिक्षा प्रणाली को लेकर के इतने सारे सवाल उठ रहे हैं? ऐसी क्या कमजोरी हमारे शिक्षा तंत्र में है? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो बात यहाँ से शुरू होती है कि जब संविधान बना था तो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा ये राज्य सरकारों के हाथ में थी, तो इसलिए केंद्र की तरफ से उस पर कोई तवज्जो देने का सवाल ही नहीं था। राज्यों में जैसा हो रहा है। और केंद्र में उस समय जो स्वाधीनता के बाद के वर्ष थे, वो अन्य ऐसी समस्याओं से ग्रस्त थे कि जिसमें इसका ध्यान देना कि राज्य में क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, ये ज़रा कठिन था।
तो शुरुआत के 8, 10, 12 साल तो समझिए कि प्राथमिक शिक्षा जो राज्य में हो रही थी वो ज़्यादातर वही चल रही थी जो पहले से आ रही थी जिस राज्य में चल रहा था। अंग्रेजों के ज़माने से थोड़ी बहुत बदल हुई उसमें, लेकिन एक जिसको कहते हैं ढांचागत व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं था। केंद्र में शुरुआत ये हुई कि भाई हमें आगे जाना है तो नए दौर की चीज़ें लानी है, तो यहाँ आईआईटी और इस प्रकार की संस्थाएं, आईआईएम्स ये सब बनाओ और इंजीनियरिंग की तरफ ध्यान दो, क्योंकि देश को उस तरफ ले जाना है। लेकिन जब श्रीमती गांधी ने संविधान का में संशोधन किया अपने इमरजेंसी के काल में, तो उसमें उन्होंने शिक्षा को केंद्रवर्ती बना दिया, तो अब केंद्र के हाथ में भी आ गई। तो असली बात जो शिक्षा के बारे में केंद्र की जिम्मेदारी आती है वो यहाँ से आती है। अब जो भी कानून केंद्र में बनेगा उसके मुताबिक राज्यों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा समवर्ती है। उससे पहले जो कुछ था उसमें एक ढर्चा यहाँ चल रहा था, दूसरा ढर्रा वहाँ चल रहा था। इसके बाद की जो बात है उस पर ही मैं समझता हूँ लोगों को ध्यान देना चाहिए ज़्यादा, कि बदलाव दोनों तरफ आए और एक ही दिशा में राज्य और केंद्र चलें। ये बात, ये तो विधान की बात हुई, लेकिन असली बात यह थी कि न तो राज्यों ने ध्यान दिया था और न केंद्र ने ध्यान दिया था कि शिक्षा का मूल तत्व क्या होना चाहिए, हमारी शिक्षा का तात्पर्य क्या होना चाहिए। यानी देश की शिक्षा और देश के समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं, इनमें कोई संबंध है या नहीं है, या हम अपनी डफली बजाएंगे वो उधर पे चलेगा। इस पर विमर्श कोई ज़्यादा गंभीर नहीं हुआ। ये मैं समझता हूँ यहाँ से हमें चीज़ों का विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि हम क्या करना चाहते थे शिक्षा में। सवाल उठा कि क्या शिक्षा की भाषा मातृभाषा हो या विदेशी भाषा हो। अब ये बात तो 1965 में जब राज्य में केंद्र में सवाल उठा तो उन्होंने राज्य भाषा में अंग्रेज़ी शामिल कर दी, त्रिभाषा फॉर्मूला। तो जब राजभाषा में अंग्रेज़ी आ गई और सुप्रीम कोर्ट का काम अंग्रेज़ी में होने लगा और केंद्र के सारे काम जैसी मर्जी हो वैसे होने लगे, तो ये भाषा वाला मामला खटाई में पड़ गया। उस पर जो ध्यान दिया जाना चाहिए था उस वक्त नहीं दिया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि आपको एक देश की भाषा, टेक्नोलॉजी की भाषा, कानून की भाषा, मेडिकल साइंस की भाषा, टेक्नोलॉजी की भाषा, ये इसका भी जिसको कहते हैं समुचित और समन्वित विचार होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। एक बना था टेक्निकल कमीशन टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ का, वो कुछ दिनों बहुत अच्छा चलता अब भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी कैसी हो, उसकी भाषा कैसी हो, भाषाओं में उसको अगर वो करना है, अंतरित करना है तो कैसे हो। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं थी जिसको लेकर जो ये मूलभूत समस्याएं थी। हाँ, वो मूलभूत चलती रही। अच्छा, इसके साथ फिर शिक्षा किस लिए दी जाए। कोई कहता था समाजवादी शिक्षा होनी चाहिए, कोई कहता था साम्यवादी शिक्षा होनी चाहिए, कोई कहता था गांधी जी की शिक्षा होनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए। ये जो फंडामेंटल्स थे, जो मौलिक चीज़ें थीं, इस पर न पहले विचार हुआ और मुझे बहुत तकलीफ से कहना पड़ता है कि आज भी कोई इसमें विचार नहीं है। नई शिक्षा नीति जो आई, जो इस सरकार 2023 में, इसका भी आपको बता, पहली बार हमने कोशिश की थी वाजपेयी जी के समय में कि इसमें ये देखा जाए कि कहाँ हम चीज़ों को एक साथ पकड़ सकते हैं, इंटरवीन भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। तो उस समय एक प्रकरण उठा था कि पाठ्य पुस्तकों में कुछ ऐसी बातें थीं जो विभिन्न संप्रदायों और विभिन्न जातियों के लिए
बहुत ही अपमानजनक थी। है ना, सिखों को कुछ कहना, किसी जाति को कुछ कहना, वेदों में कुछ कहना, इत्यादि इत्यादि बातें थी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। हमारे सामने सवाल उठा कि इसमें क्या किया जाए। तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि साहब आप नई शिक्षा नीति बनाइए। तो मैंने पुरानी शिक्षा नीति को देखा खोल के, मैंने कोई ज़रूरत नहीं है, हम जो कुछ करना चाहते हैं सब इससे हो सकता है। अब वो चूंकि राजीव गांधी जी ने बनाई थी इसलिए इसको बदलना ज़रूरी है, तो हमने उसी के आधार पर काम किया। जो हम समझते थे कि हमें इंटरवीन करना चाहिए, पाठ्य पुस्तकें बनी, पाठ्यक्रम बदले गए, नए विश्वविद्यालय खोले गए, नई संस्थाएं खोली गईं, नए आधुनिक विषय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो खोली गई, स्पेस के काम किए गए, और सब में एक समन्वय था, टेक्नोलॉजी में, विज्ञान में, मेडिकल साइंस में, साहित्य में, संगीत में। ये कहीं हमने कोशिश नहीं की कि हम एक दूसरे से टकराव पैदा करें। समन्वय के साथ काम चला और एक सर्व शिक्षा अभियान नाम का एक अभियान चलाया गया। और साथ ही शिक्षा को कि जो मूलभूत चीज़ है वो है शिक्षा का मौलिक अधिकार होना। आपके पेट के लिए मौलिक अधिकार है, हाथ के लिए मौलिक अधिकार है, तो आपके मस्तिष्क के लिए भी तो एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो इसलिए फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन दिया गया। ये दरअसल शुरुआत है, इससे पहले की कोई ऐसी गंभीर शुरुआत नहीं थी। छोटी शुरुआतें थी, अलग अलग धाराओं की शुरुआतें थी, राज्यों में कुछ न कुछ काम थे, लेकिन एक समन्वित चीज़ है जिसमें संस्कृत का भी विचार हो, उर्दू का भी विचार हो, सिंधी का भी विचार हो, फारसी का भी विचार हो भाषाओं की तरफ से, जिसमें विज्ञान का भी विचार हो, साहित्य का भी विचार हो, संगीत का भी विचार हो। तो संगीत की समितियों को ठीक किया गया, साहित्य परिषदों को ठीक किया गया, और वही पुरानी नीति, उसमें हमें कोई फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, काम चलता रहा। और जब ये सर्व शिक्षा अभियान, तो ये कहा गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है, और इतने बड़े देश में इतने लोगों को शिक्षित करने का कहीं दुनिया में अभियान नहीं हुआ। इस पर बहुत बहस हुई कि कैसे होगा, इतना बड़ा देश है, कैसे इतने स्कूल खुलेंगे। बहुत से राजनेताओं में भी मतभेद था, बहुत से मंत्रियों में भी चिंता थी। तो यह सवाल जब उठा तो मैंने कहा देखिए, ये पैसा तो हमें इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। एक राय ये भी आई कि इससे IMF से पैसा ले लो। मेरे एक सेक्रेटरी ने भी कहा कि साहब 5,000 करोड़ रुपया मिल रहा है। मैंने कहा मैं इस राय का नहीं हूँ कि हम इस देश में उधार लेके लोगों को शिक्षा दें, ये हमारा धर्म है। और मैं मना कर दिया। लेकिन जब ये सवाल उठा मंत्रिपरिषद में, तो हमने सुझाव दे दिया था कि 3% से सेस फॉर एजुकेशन ये लगा दिया जाए, और ये सेस केवल शिक्षा मंत्रालय को ही दी जाएगी, इसको और किसी में कोई बंटवारा नहीं होगा। बहुत पैसा आ गया, काम शुरू हो गया। और मैं कह सकता हूँ कि वो जैसे विद्यालय बने, और उसमें भी देखिए हमने मिड डे मील स्कीम चलाई, और हमने कहा कि देखिए हमें ये स्कीम का जो सुझाव आया था दिमाग में, वो तमिलनाडु में जो एक स्कीम चली थी मध्याह्न भोजन की, उसको देख के आया था। ये हमारा सुझाव मौलिक नहीं था, हमारा उनसे देख करके आया था। ऐसे एक नारा बनाया था, स्कूल चले हम। हाँ जी, इसका विज्ञापन भी आता था। वो भी हमने कहा कि हमने मध्य प्रदेश की सरकार से जो उनका विज्ञापन है उससे लिया, हमने सबसे लिया,
और सबको शामिल किया और सबने खुशी खुशी उन सारी चीज़ों को किया। तो एक धारा पर शिक्षा चल पड़ी। शिक्षा में बेहिसाब प्रगति हुई। जो हमारे यहाँ अशिक्षितों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा घटी। महिलाओं की शिक्षा में तरह तरह का सारा विस्तार हुआ। और एक बात विशेष हुई कि इसमें समाज के सभी वर्गों ने सहयोग किया। गांव वालों ने भी सहयोग किया, ज़मीनें देने में भी। जहाँ नवोदय विद्यालय खोलने की ज़मीन सरकारों ने दे दिया, केंद्रीय विद्यालय खोलने का किसी राज्य सरकार ने भी विरोध नहीं किया। तो एक बार ये बात शुरू हो जाए कि हमारा उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए। और वो उद्देश्य ये नहीं हो सकता कि वो किसी एक औद्योगिक नीति से जुड़ा हो, या किसी एक व्यापारिक नीति से जुड़ा हो, या किसी अंतर्राष्ट्रीय नीति से जुड़ा हो, या किसी युद्ध की नीति से जुड़ा नहीं। समग्र ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें ये सारे उद्देश्य भी शामिल हों और मनुष्य का विकास भी शामिल हो। तो हमने कहा कि भाई हमारा जो देश का पुराना मौलिक सिद्धांत था, सा विद्या या विमुक्त, ये गाइडिंग प्रिंसिपल था हमारा, और इस पर चीज़ें बनी। डॉक्टर साहब, ये जो केंद्रीय विद्यालयों की शिक्षा का एक पैटर्न था, जो जैसे हमने कहा ना कि पहले राज्य प्राइमरी एजुकेशन देखते थे, लेकिन शायद 60 के दशक में केंद्रीय विद्यालय भी शुरू किए गए थे और पूरे देश में उनका वो एक समान रूप से था, जो कि मैं भी पढ़ा हूँ केंद्रीय विद्यालय में। तो इस प्रयोग को कैसे देखते हैं आप? ये बहुत अच्छा प्रयोग। मैंने तो एक स्कीम बनाई थी, तो 100 नए विद्यालय तो मैंने एक बार ही खोल दिए। ज़मीनें राज्य सरकार ने दी, पैसा हमने बचा के रखा था। 1-1.5 करोड़ रुपया लगता था एक विद्यालय के बनाने में, इतना हमारे पास हमने बचत से बना रखा था। 100 विद्यालय खोल दिए। और ये अब मेरी प्रस्तावना थी कि ऐसे देश में 10,000 केंद्रीय विद्यालय के स्तर पर उसी योजना के अनुसार बनाए जाने चाहिए। और साथ ही एक और नियम बनाया जाना चाहिए जिसके लिए अगर आवश्यक हो तो जैसा हमने जो संविधान में संशोधन किया, वो संशोधन भी किया जाना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने पड़ोस के स्कूल में ही पढ़ेगा। जी, बच्चा जो है पढ़े, वो चाहे धनाढ्य का व्यक्ति हो, चाहे IAS का अफसर का दफ्तर हो, किसी का भी व्यक्ति हो, गरीब हो तो अमीर हो तो, मोहल्ले में पढ़ेगा, गांव में पढ़ेगा। समान शिक्षा प्रारंभ से ही होनी चाहिए। कम से कम माध्यमिक शिक्षा तक ये व्यवस्था इस देश में लागू होनी चाहिए। ये मेरी कल्पना थी और आज भी मैं इस सिद्धांत को मानता हूँ कि जब तक देश में ऐसी शिक्षा नहीं होगी और शिक्षा जब तक निःशुल्क नहीं होगी इस स्तर तक, इस देश में हम शिक्षा के मामले में बहुत पीछे रहेंगे। और साथ ही साथ आगे बढ़ने वाली शिक्षा भी ये व्यावसायिक नहीं होनी चाहिए। इसको शिक्षा को व्यवसाय नहीं माना जाना चाहिए। शिक्षा पैसा कमाने के लिए नहीं होनी चाहिए। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर आएँ, देश के लिए आवश्यक है, उससे पैसा भी बना सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ ऐसे प्रतिबंध भी होने चाहिए कि वो शिक्षा से पैदा हुआ धन शिक्षा के रूप में जाएगा, किस सीमा तक चल सकेगा, ये इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये नहीं किया जा सकता कि आप चिकित्सा से और शिक्षा से लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य में यानी बीमारी से पैसा बनाएं। ये इस देश में कभी नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, ये जो आम बजट है उसमें जो शिक्षा पर होने वाला खर्च है, बजट है, वो बहुत कम रहता है। अभी भी मतलब अगर प्रतिशत बढ़ जाएगा तो अमाउंट कम हो जाएगा, मद या मान लीजिए मद बढ़ जाएगी तो प्रतिशत कम हो जाएगा। क्या सरकारों की प्राथमिकता में शिक्षा उस तरह नहीं होनी चाहिए? है नहीं। अभी मैं देख रहा था कि पिछले सालों में जो बजटों का आवंटन हुआ है तो शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा, इसमें बजट घटता जा रहा है। और एक चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़ा है वो है रोड ट्रांसपोर्ट, रोड्स का बनाना, सड़क बना। यानी आप अगर देखेंगे तो एक तो नीचे तरफ गया और एक ऊपर तरफ गया, एक कम हो रहा है एक बढ़। तो सड़कें कितनी बने, कैसी बने,
ये देश की कैसी आवश्यकता है, इस पर विचार हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन किस कॉस्ट पर बने, किसकी प्राथमिकता हो, इस पर भी विचार होना चाहिए। बल्कि एक एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी एक बार इसी सड़कों वाले मामले और शिक्षा को लेके, उनकी भी राय, उनका कहना था कि जैसे उदाहरण के लिए कानपुर लखनऊ के बीच में एक पहले से हाईवे है, अभी एक एक्सप्रेस वे और बन गया, जबकि बेहतर होता अगर उसी हाईवे को और ज़्यादा बेहतर कर दिया जाता तो शायद कम पैसे में ज़्यादा सुविधा हो जाती, और शिक्षा पर पैसा ज़्यादा लगना चाहिए। तो इस तरह से अंधाधुंध जो देखिए वही प्राथमिकता क्या है जी, अगर प्राथमिकता देश में औद्योगिकरण की है और वो भी निजी औद्योगिकरण की है तो हर चीज़ उसी की तरफ से चलेगी। अगर आपकी प्राथमिकता देश को समग्र विचार का विचार है तो फिर शिक्षा उस तरफ चलेगी, क्योंकि आपने सड़क बना ली पर इंजीनियर कहाँ से आएगा? वो जो हम इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना पड़ेगा। अगर आपने सड़क बना ली तो सड़क बनाने की मशीन कहाँ से आएगी? अगर वो विदेश से आ रही है तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? अब इसका एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, वो भी वाजपेयी जी की समय का ही है। उन्होंने ये एक कॉरिडोर बनाया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, गोल्डन कॉरिडोर। उसकी एक मीटिंग हुई कि भाई इकोनॉमी को कैसे क्या किया जाए। हम 5-7 लोगों की मीटिंग थी, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बैठे थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, ये भी थे, 7-8 लोग। तो ये सवाल उठा तो रिजर्व बैंक के गवर्नर विमल जालान थे उस समय, उन्होंने कहा आप भी कुछ बोलिए। मैंने कहा देखिए मैं बोलूँगा तो ज़रा आपको तकलीफ होगी। क्यों? मैंने कहा आपने कॉरिडोर बना दिए, बहुत अच्छा किया, मगर इस पर आप कह रहे हैं कि सामान जाएगा तेज़ी से, और सामान गांव से कैसे आएगा इसमें? तो वाजपेयी जी ने तत्काल कहा कि बात ठीक है, और उसमें से रूरल यानी ग्रामीण कॉरिडोर निकला। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ दृष्टि साफ थी, भाई कॉरिडोर तो बन गया लेकिन कस्बे का सामान इसका सामान है, यहाँ इंडस्ट्री यहाँ खुली है, रोड यहाँ जा रही है, तो कनेक्शन तो होना चाहिए। तो ग्रामीण सड़क योजना बन गई। अगर निगाह साफ होती, फिर मैंने एक बात और कही थी, मैंने कहा ये बताइए, ये तो बन गई लेकिन इस कॉरिडोर पर साधारण मोटर तो नहीं चलेगी, साधारण ट्रक भी नहीं चलेगी, तो बड़ी ट्रक कहाँ है? वो 8 पहिए 10 पहिए 12 पहिए वाली ट्रक कहाँ है? कंटेनर ट्रक कहाँ है? वो तो फिर विदेश से आ रही। तो आप क्या कर रहे हो? आपने रोड बना दी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, गांव से भी हो गई। फिर वाहन वो कहाँ गया? फिर अगर वाहन वो ला रहा है तो हमारा ये वाहन व्यवहार क्या करेगा? तो अभी तक वो उतनी बड़ी ट्रक्स बहुत कम लोग हमारे यहाँ बना रहे। टाटा ने कोशिश की, हमने कहा दो चार हैं उनको बताओ भी करो। तो सवाल ये है कि आप जिधर जाना चाहते हैं उसकी वो स्पष्ट होना चाहिए, और वो शिक्षा उसका मूल तत्व है। क्योंकि अगर वहाँ से ठीक नहीं करेंगे तो आगे नज़रिया साफ नहीं होगा। आपने कहा कि हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लानी है, ले आइए। हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सबसे पहली संस्था इलाहाबाद में बनाई थी, हमारे चल रही है, 10 बरस 12 बरस चलती रही थोड़ी बहुत। अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहीं चली गई, एआई बन गई। तो लेकिन इस एआई को बनाने के लिए हमारे पास जो मूल उसका तत्व है, एल्गोरिथम्स, वो कहाँ है? तो आपने उधर तो कुछ ध्यान नहीं दिया। अब सारे एल्गोरिथम्स आप विदेश से ला रहे हो, कोई वो अमेरिका में है, कुछ चीन में। अब आप हाय तोबा कर रहे हो। अब हम कह रहे हैं कि नहीं साहब एआई लाओ फटाफट,
तो एआई लाने में तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितनी बिजली और कितना पानी खर्च हो जाएगा इस वक्त। उतनी बिजली तो आपके पास है ही नहीं। जहाँ आप खड़े हो आज और जहाँ की एआई को आप निगाह देकर विश्व गुरु वाली बात कर रहे हो, वहाँ और हमारे बीच में तो छः गुने का फ़र्क है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। ये लेकिन जो अभी हाल में समस्या आई है कि नकल एक तो, और दूसरा पेपर लीक। कोई ऐसा प्रतियोगी परीक्षा नहीं है, चाहे वो उच्च शिक्षा की हो, नीट की हो, इंजीनियरिंग की हो, सरकारी नौकरियों की हो, जिसमें पेपर लीक ना होता हो। और सरकारें जब हल्ला बचता है, उसका सीबीआई जांच होती, कोई कन्विक्शन नहीं, कन्विक्शन रेट बिल्कुल बहुत ही कम है इस मामलों में। पकड़े जाते हैं लोग, छूट जाते हैं और फिर गाड़ी आगे बढ़ जाती है। उसी को लेकर भी छात्रों का आंदोलन भी हुआ। इसकी मूल वजह क्या है, कैसे? मूल वजह वही है, आपको जाना कहाँ है। हमने एक नक्शा बनाया कि हमको इधर जाना है। उसमें दो बातें महत्वपूर्ण की कि शिक्षा के साथ रोजगार भी जोड़ा। तो आपने शिक्षा दी, क्यों दी? शिक्षा का एक उद्देश्य है अर्थकरी होनी चाहिए। अगर शिक्षा अर्थकरी नहीं है तो वो शिक्षा है या नहीं है। अब आप आज देख रहे हैं इसी दिल्ली में एमए पास म्यूनिसिपल नौकरी कर रहा है, पीएचडी म्यूनिसिपलिटी के दफ्तर में बैठा हुआ काम कर रहा है। और मुझे एक बार देख के बहुत तकलीफ़ हुई कि एक जिसको आप झाड़ू लगाने वाला कहते हैं, वो सफाई कर्मचारी, वो बीएड था। तो मैंने पूछा, भाई बोले क्या करूं साहब? अब 25-30 हज़ार रुपये की ठेकेदारी कर रहा है, मैंने कॉन्ट्रैक्टर लेबर बना हुआ है। तो ये कहाँ जा रहा है मामला? तो आपने कहा हमें कॉलेज खोल रहे हैं, खोल दिए। वो कपिल सिब्बल ने कहा था कि हम 1000 यूनिवर्सिटीज़ खोल देंगे, मैंने तुम 10,000 खोल दो। ये क्या, कुछ भी कर लो। कोई मिनिस्टर आया, उसने कहा हम इतने हवाई जहाज़ बनाए, बस कैसे बना लो? कुछ नक्शा साफ होना चाहिए। तो आपने इस बारे में ध्यान नहीं दिया। अब हुआ क्या? नौकरियां कहाँ हैं? सुलभ नौकरी जिसमें आदमी सुरक्षित है वो तो सरकारी नौकरी है, जिसमें जीवन की अंत तक की सुरक्षा नहीं मिले। आप सरकारी नौकर हो गए तो आपको रिटायरमेंट और पोस्ट रिटायरमेंट सब बेनिफिट मिले। तो सारा ध्यान इधर जाएगा। जब मैं पढ़ता था तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लोग आते थे एडमिशन लेने के लिए फिज़िक्स में। फिर 10 बरस बाद आने लगे लोग इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर 15 बरस बाद लोग आने लगे किसमें? इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। और वो समय ऐसा था कि लंदन यूनिवर्सिटी का फिजिक्स डिपार्टमेंट बंद हो गया। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? आपने कहा नहीं, फिजिक्स डिपार्टमेंट है तो इसमें जो मेघनाथ साथ जो शुरू कर गए थे वही चलेगा। ऐसे थोड़ी तो है ना। आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो योजना है लोगों को, उनको अर्थकरी नहीं होगी तो क्या करेंगे वो? तो जिधर जाना होगा उधर जाएंगे, और जिस जाने में अगर रास्ता साफ नहीं है तो फिर रोकना तो दिक्कत है। ये जो शिक्षा का अंधाधुंध, इसमें एक और बात सुन, जब आपने शिक्षा तो खोल दी, अध्यापक है नहीं तो छात्र क्या करेगा? अभी वो आप एक बच्चियों का जो देखा ना आपने प्रदर्शन, वो कह रही है कि हमारे यहाँ फिजिक्स का तो टीचर ही नहीं है और 4 महीने इम्तहान के लिए हो रखे हैं। दूसरी वाली कह रही है कि हमारी तो बिल्डिंग ही नहीं है, और चौथा कह रहा है कि मेरा तो विद्यालय महाविद्यालय चल रहा है, उसकी क्षति नहीं है। ये बच्चे कह रहे हैं। ये बच्चे कह रहे हैं। तो आप किधर जा रहे हो? ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इसीलिए है ना, क्योंकि आपने फंडामेंटल राइट जो दिया था उसको तो आपने कहा ना, उस पर तो हम कानून नहीं बनाएंगे। अगर उस पर आप वही कानून बनाते कि नहीं ये होगा और सरकार का ये दायित्व है कि ये होगा, और सेकेंडरी तक हम आप सबको पढ़ा देंगे, उसके आगे फिर
समाज तय करेगा, सरकार तय करेगी, देश तय करेगा किधर जाना है, क्या आवश्यकता है। आज आप कह रहे हो कि हमको प्लम्बर नहीं मिलता, क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? इलेक्ट्रिशियन क्यों मिलेगा? फिर अब आप कहते हो कि अब एक कंपनी के हिसाब से शिक्षा दो। कहाँ पहुँच गए आप? अब ये कहा जा रहा है कि जो औद्योगिक घराने हैं वो बताएंगे कि उन्हें क्या ज़रूरत है, तब शिक्षा तब शिक्षा। ये तो उल्टी बात कर रहे हो आप। तो ये जो, क्योंकि आपने जो शिक्षा नीति पर गौर ही नहीं किया, क्योंकि अब विदेश में कुछ हो रहा है। अब मैं कई बार सुनता हूँ कि वो उसका उस देश का मॉडल ले लो, इस देश का ले लो। क्यों ले लो भाई? एक छोटा देश है, उसकी प्रॉब्लम अलग है। एक हमारा देश है जिसमें 5000 7000 साल की शिक्षा की एक व्यवस्था है, उसके बारे में एक धारणाएं हैं, मुख्य नहीं है। तो आपको बुनियादी बातें तय करनी होगी, और जब ये होता है तो फिर घपला होगा ही होगा। फिर आदमी देखता है कि अरे भाई, अगर कोई घूस लेकर के ठेका प्राप्त कर रहा है तो घूस लेकर के मैं इम्तिहान भी पास कर सकता हूँ। और फिर जब वो ये देखता है कि जो मेरा अध्यापक घूस लेके बना है, तो फिर मैं क्यों नहीं बना। तो आप जब मंत्री और उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जब न्यायपालिका के लोगों पर पैसा, तो वो कहता भाई ये रास्ता तो यही है। अब आपने रास्ता खोल दिया, उसके बाद आप कह रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम ही ने बनाया रास्ता, ये विचार उनका कसूर नहीं है। ये कसूर तो मैं बहुत विनम्रता से कहता हूँ, वाजपेयी जी के ज़माने में पेपर लीक क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल, तभी तो यही सब कुछ था। क्योंकि हम बुनियादी तौर पर ध्यान दे रहे थे कि सड़क बन गई तो वहाँ जानी है, एआई आनी है तो एआई आनी, विद्यालय खुलने हैं तो 100 नए खुलने हैं। और अगर हम लोगों के बचपन में भी हमें याद, हमने पढ़ाई की, इतने पेपर लीक नहीं होती थी कभी नहीं। इक्का दुक्का कभी कहीं कुछ हो गया तो वो, क्योंकि सब जानते थे कि ये एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल न्यायपालिका या ये आपका शिक्षा और नौकरियों में भी, जैसे बैंक की नौकरी, ये सब लोग समझते थे कि भाई यहाँ सब ठीक ठाक है। अब आज बैंक के घोटाले हो रहे हैं तो फिर शिक्षा में भी घोटाले होंगे, व्यापार में घोटाले हो रहे हैं, फिर सरकार घोटाले खुद कर रही है, फिर आप इसको क्यों बेचारे को दोष दे रहे हैं? वो तो करेगा ही। तो आपको बुनियादी तौर पर जो समाज में आपने तय किया है, जो समाज की का ढांचा आपने बना दिया है, और वो इसलिए बनाया आपने कि आपने इसको मटेरियल गेन्स के लिए बना दिया। समाज का उद्देश्य आपने ये रखा कि पैसा होना चाहिए, आपको हर एक को धनवान बनना चाहिए, वो दूसरे की जेब काट करके भी बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे पुरानी जब आप लोग सरकार आई थी, और आपने ये बताया कि पुरानी शिक्षा नीति को ही आपने इस तरह से, हाँ, और बहुत सारे सुधार किए। अभी 2023 में नई शिक्षा नीति बनी, उसने क्या इन सवालों को एड्रेस नहीं किया? नहीं किया गया। अब आप देखिए, पुरानी शिक्षा नीति के अध्यक्ष बनाए गए थे श्री कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, मेरे बहुत मित्र थे, मेरे साथ काम किया। मैंने उनसे पूछा, कस्तूरी रंगन जी, आप क्या कर रहे हैं इसमें? कहने लगे, जो कमेटी कर रही है वो कर रही है, मैं तो जो आता है उसको समन्वित कर देता हूँ, कोऑर्डिनेट कर। और फिर बहुत सी बातें तो नीति आयोग से आते होते। उसमें योजना आयोग था? हाँ? उसमें योजना आयोग था आपके समय? नहीं, हमारे समय तो योजना आयोग था। हाँ। ये तो नीति आयोग। अच्छा, अभी ये तो कस्तूरी रंगन की बात। कस्तूरी रंगन कमेटी, हाँ, जो बाद में हमारे समय में नीति आयोग जो योजना आयोग शिक्षा विक्षा में दखल नहीं देता था। इतना ही देता था कि इस तरह के लोग चाहिए, लेबर फोर्स ऐसी होनी चाहिए, वो ठीक है। तो आपने ये कर दिया, फिर अब आपको बना दिया आपने। अब आपने उसमें बहुत ऊंचे उद्देश्य रख दिए, बहुत अच्छी बात है। विकसित भारत का नक्शा रख दिया, वहाँ जाना है, बहुत अच्छी बात है। मगर ये इसमें विकास का मतलब क्या है? विकसित का क्या मतलब है? क्या मैं एक दूसरा सवाल करता हूँ, ये जिसको हम आदिवासी कहते हैं, क्या वो अविकसित है?
हमारे जो आधुनिक विकास का पैमाना है उस पर लोग वो तो जो अंग्रेजों ने या विदेशी जी जी हाँ, यूरोपीय जो पश्चिमी सत्ता, लेकिन मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो उसको आप अविकसित कैसे कह सकते हैं जी वो पर्यावरण की रक्षा कर रहा है, हाँ, वो सीधा साधा झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, जीवन बड़ा प्रकृति के साथ है। सुखी है, झगड़ा चंटा नहीं करता। आज भी लोग कहते हैं भाई वो पहाड़ का आदमी ले आइए, वो बड़ा सीधा साधा होता है। क्यों भैया, यहाँ वाला तो क्या चालाक है, उसको तो गाने नहीं, उससे वो गड़बड़ करेगा। आदिवासी ले आओ, हिमाचल का ले आओ, उत्तराखंड का ले आओ, झारखंड से ले आओ। क्यों क्यों? तो आपने जीवन मूल्य क्या रखने हैं इसका विचार करना है। आप जीवन मूल्य तो वो रखना चाहते हैं और आर्थिक मूल्य ये पैदा करना चाहते हैं। ये अंतर्विरोध है इसमें। तो आप एक तरफ तो कहते हैं कि महान वैदिक परंपरा, ज्ञान परंपरा, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमारे विद्यालयों में 5,000 10,000 छात्र पढ़ेंगे और लेकिन सरकार नहीं पढ़ाएगी, कोई बड़ा भारी धनाढ़ व्यक्ति उसको पढ़ाएगा और जो चाहे सो पैसा करे प्राप्त करे। हमने तो IMS की फीस घटा दी थी सबकी। क्यों फीस बढ़े, क्यों इतनी फीस होनी चाहिए? अमेरिका में भी जो ज़्यादातर जो संस्थान है वो सरकारी हैं, कोई फीस ज़्यादा नहीं है। तो एक्सेप्शन होना चाहिए ये ऐसे संस्थान, पर ये तो यहाँ रूल बने जा रहे हैं, नियम बना जा रहा है कि अच्छा पढ़ना तो वहाँ जाओ, उसके लिए 50 लाख रुपया लाओ। क्या मतलब है इस बात का? कोई गरीब आदमी नहीं पढ़ सकता इसमें। अव्वल तो उसको आप पहले तो वहाँ वंचित कर दो शिक्षा से, और जब वो आगे पढ़ के आए, कुछ प्रतिभा भी दिखाए, तो फिर उसे बैंक लोन भी नहीं मिले और अगर बैंक लोन मिल भी जाए तो उसको 50 लाख रुपए की फीस देनी पड़े। और फिर जब आप वहाँ जाओ तो एक गरीब और अमीर का भेद वहाँ बैठा हुआ है शिक्षा संस्थान में। ये कैसे हो रहा है? और फिर कर्जा वर्जा लेके करे भी तो पेपर लीक। और तमाशा ये है कि उसी की वजह से जो सामाजिक दुर्भाव वहाँ हो रहा है जी, आप ये देखिए, बड़े संस्थानों में ही या छात्रों की आत्महत्याओं के मामले होते, जी, छोटे विद्यालयों में नहीं होते। वहाँ समानता है ज़्यादातर, क्योंकि विषमता जो है, वहाँ विषमता है। वो विषमता आर्थिक और सामाजिक मिलकर दोहरी बात कर देती है। ऐसा नहीं है कि सामाजिक विषमता ही नहीं है, आर्थिक विषमता भी है। एक गरीब अगर तथा कथित सवर्ण है तो उसके ऊपर भी टीका टिप्पणी होती है, और एक कहीं कोई असवर्ण है तो उस पर तो डबल होती है, सामाजिक भी आर्थिक भी। तो ये आप क्योंकि बुनियाद आपने कर दी, क्योंकि अब सरकार ने कहा कि हम तो नहीं पढ़ाएंगे, तो गांव में कौन पढ़ा रहा है जिसके पास? ये अभी खबर आई रिपोर्ट्स की करीब 96,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं देश में, मतलब लगभग 1 लाख मान लीजिए। तो एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग शिक्षित हों, शिक्षा सुलभ हो, सबको मिले, और सरकारी स्कूल हम बंद कर रहे हैं। अब एक तो उसका तर्क ये दिया जा रहा है कि साहब स्कूलों में बच्चे कम हैं। बच्चे क्यों कम हैं? बच्चे इसलिए कम हैं, वो कहता है कि सब अध्यापक नहीं आता। अध्यापक क्यों आएगा? बिल्डिंग टूटी हुई, आपने कोई व्यवस्था तो की नहीं हुई। वास्तव में आपको प्राथमिक शिक्षा में एक सामान्य व्यवस्था कर देनी चाहिए थी कि गांव का स्कूल गांव वाले बनाएंगे। मेरे से पूछा गया था कि आपने इतना कर दिया, शिक्षक कहाँ से आएंगे? लाखों शिक्षक हैं। मेरा कोई दिक्कत नहीं है, हर गांव में एक बालक है जो हाई स्कूल पास है, अगर नहीं है तो बगल वाले में है, नहीं है तो साइकिल से दूर की दूरी पर कोई ना कोई हाई स्कूल इंटरमीडिएट मिल जाएगा, वो स्कूल में अध्यापक हो सकता है। उन्होंने कहा वो ट्रेनिंग नहीं है। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं, 5 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे के लिए एकदम कोई बीएड करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको रिकमेंड कर देंगे, और जो छुट्टियां होती हैं उसमें उसको ट्रेनिंग देते जाएंगे। 3 साल में वो ट्रेन हो जाएगा, ट्रेनिंग का इम्तहान दे देगा, इम्तहान में पास हो जाएगा, तो वो ट्रेंड अध्यापक के रूप में आगे नियुक्त हो सकता है। अब कहते साहब तो लड़का चला जाता है,
तो हमने कहा कोई लड़की होगी उसको प्राथमिकता देंगे, और सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उसको देंगे अगर वहाँ उस गांव में कोई पढ़ी लिखी बहू है, क्योंकि वही रहने वाली है। पूरी स्कीम थी, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या परेशानी है। यानी ये जो हल्ला मचाया जाता है कि ये होगा, कुछ नहीं होगा। करिए तो सही। कोई परेशानी नहीं, आप आज कहिए, हम आज करके दिखा देंगे। तो बुआ के साहब अब ये इतने दूर स्कूल है इनका, मैंने देखो भैया उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट में रिटायर्ड बहुत लोग बैठे हैं, रिटायर्ड अध्यापक भी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी भी हैं। आपको सुन के हैरानी होगी, सर्व शिक्षा अभियान के और बाकी विद्यालयों के ऑडिट एकेडमिक और फाइनेंशियल दोनों करवाए थे। क्या किया था, जो पुराने लोग हैं उनको कहा था भाई आप रिटायर्ड हो, खाली बैठे हो, आप एक काम ही ले लो, जो एकेडमिक ऑडिट कर सकते हैं आप ऑफ़र कर दो, जो फाइनेंशियल कर सकें वो ऑफ़र कर दो, आपको हम आने जाने का पैसा दे देंगे, बाकी तनख्वाह तो आपको पेंशन मिल ही रही है, और कोई ऐसी ज़रूरत हो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्या परेशानी है। वो ये इच्छा शक्ति चाहिए, दृष्टि चाहिए, विजन चाहिए। डॉक्टर साहब ये जो है, जैसे शिक्षा का जो अंधाधुंध निजीकरण हुआ उच्च शिक्षा का, खास करके मशरूमिंग हो गई यूनिवर्सिटीज़ की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, लैब नहीं है फिर भी इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज, तमाम सारे नॉर्म्स पूरे ना हो करके, तो क्या जो ये समस्या पेपर लीक और इसकी आ रही है, इसके पीछे ये भी कारण है कि कई संस्थान इस कोशिश में रहते हैं कि चूंकि उनके पास सब कुछ नहीं है तो पेपर माफिया वहाँ एक्टिव हो जाते हैं, लीक माफिया एक्टिव हो जाते हैं। देखिए सवाल उठता है कि कोचिंग क्यों शुरू हुआ। हाँ, कोचिंग। और ये क्या नुकसान कर रहा है। ये जब मैं फिज़िक्स का प्रोफेसर था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था कुछ समय तक, तो मैं एक बार राउंड ले रहा था, कुछ लड़के खड़े थे क्लास के बाहर। मैंने भाई क्यों क्लास नहीं हो रही? बोले साहब टीचर आए थे, लड़के नहीं थे, हम 5-7 लड़के ही थे। तो 40 लड़कों की क्लास में 5-7 लड़के बाकी, बोले बाकी कोचिंग में चले गए। बोले साहब वो IIT का इम्तिहान है, उसमें जा रहे। तो मैं सवाल किया कि ये क्या हो रहा है भाई? तो पता लगा कि इस IIT का इम्तिहान 2 बार होता है, एक अक्टूबर-नवंबर में होता है और दूसरा मार्च-अप्रैल में होता है। तो हमने कोशिश करके इनको दोनों को एक करवाया। भाई ये नहीं होगा, आपको एक प्रिलिमिनरी लेना है और एक फाइनल लेना है, एक महीने 1.5 महीने के अंदर से कर लीजिए। आप एक मार्च में अप्रैल में कर लीजिए, दूसरा मई में जून में कर लीजिए, साथ बैक टू बैक कर आप हमारे टीचिंग का नुकसान कर। अब इस पर बहुत से टीचर्स नाराज होने लगे। क्यों? धंधा बंद हो गया, क्योंकि उनको वहाँ जाना था। तो आप अगर ध्यान नहीं देंगे, अब कोचिंग वालों को क्या फ़ायदा था? उनको सस्ता टीचर मुफ्त में मिल रहा था, ट्रेंड। भाई यहाँ टीचर को 30,000 40,000 रुपये 50,000 रुपये मिलता था, प्रोफेसर एक लेक्चरर को, वहाँ उसको और 30,000 रुपये मिल रहा है। तो उन्होंने वहाँ शुरू किया। तो आपने इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया? हमने ध्यान दिया इस पर कि भाई ये नहीं होना चाहिए एक इम्तिहान में। इसी तरह से हमने उस समय इसका UPSC के इम्तिहान में चेंजेस करवाए, भाषाओं में पर्चे बनने की बात शुरू कराई। वो हमारे विद्यानिवास मिश्रा जी वगैरह बहुत इस पर डटे रहे कि भाई ये क्या हो रहा है। अगर ध्यान है तो सब ठीक हो जाता है। आज सब भाषाओं में पर्चा बनता है, क्यों नहीं बन सकता? आज सब भाषाओं में का जो तेलुगु में या तमिल में डिबेट हो रही है वो मैं लोकसभा में बैठ के क्यों नहीं सुन सकता? सारी तो व्यवस्था है, तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है उसमें, हो रहा है। तो अब वहाँ अगर वो तमिल में भी बोल रहा है तो मैं यहाँ हिंदी में सुन सकता हूँ। तो आप ये कहाँ है? आपको इसका ध्यान नहीं है। आज दिक्कतें कहाँ हैं? आज दिक्कतें बहुत कम हैं। तो जहाँ यूज़ करना है तकनीकी का वहाँ आप नहीं करते, और जहाँ विदेशों से को पैसा दे रहे हो आप, ये जो भी ये एक चैट करते हो ना इसमें अपने मोबाइल में, तो पैसा कहाँ जाता है? सब विदेश जाता है। और उसके लिए बिजली आप खर्च करते हो,
पानी आप खर्च करते हो अपना, मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते हो। तो डॉक्टर साहब, इनको जो कोचिंग संस्थान जो इतने बड़े बड़े खुल गए हैं, दिल्ली में भी हैं, कोटा, तमाम शहरों में, इनको कुछ नियमित करने की ज़रूरत है, रेगुलेट करने की ज़रूरत है? देखिए बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये थोड़ा सा एक टेढ़ा मसला है, क्योंकि उसमें व्यापार की जो फंडामेंटल राइट है वो अड़ जाती है। आप किसी को कोई भी व्यापार करने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसकी सीमाएं ये बांध सकते हैं, नियम बना सकते हैं। नियम बना सकते हैं, उस पर कराधान ठीक से कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। और उसका सोशल जो सामाजिक जो प्रभाव पड़ता है उसको देख। बात आज ये आप क्या करते हो, टेक्निक ले आओगे पर उसका सामाजिक दुष्परिणाम क्या हो रहा है उसका आप नहीं देखते, फिर बाद में चिल्लाते हो। अब आप पहले तो ले आए कि सारी जगह ले आइए, आप मोबाइल ले आइए और चिटपैट ले आइए, अब चिल्लाते हो कि इसमें तो पोर्नोग्राफी आ रही है। भाई जब आ रही थी तब। अच्छा, ये डॉक्टर साहब जो नीट की परीक्षा जो पूरे सेंट्रलाइज कर दी गई है, पहले अलग अलग राज्यों में होती थी, सीपीएमटी उत्तर प्रदेश में था, हर राज्य का अलग अलग था, वो व्यवस्था ज़्यादा ठीक थी? ये जो राष्ट्रीय एनटीए बना करके और उसको इसका केंद्रीकरण कर दिया गया पूरी परीक्षा का, ये सरकार की जो इस समय की कार्यप्रणाली है वो पूरे केंद्रीकरण की है, उसमें से ये सारी बातें पैदा होती हैं। अगर आप हर चीज़ को एक बड़े केंद्र में स्थापित कर देंगे कि यहाँ से ही आदेश चलेंगे, तो उसका नतीजा होगा, उसके फ़ायदे होते हैं फौज में। हाँ, फौज में होते हैं। उसके ऐसे जगह पर फ़ायदे होते हैं जहाँ आपको तत्काल और एक बंधी हुई लीक पर चलना होता है। शिक्षा में, साहित्य में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो तत्काल नवाचार होता है, आइडियाज़ आते हैं, खटाखट आते हैं। तो वो अगर आप बंद कर दोगे, यहाँ कहोगे कि नहीं ऐसा होगा, यही पढ़ाओगे, सारे कोर्सेज एक साथ से हुए, ये मैं समझता हूँ ये अनभिज्ञता की पराकाष्ठा है। शिक्षा और विचारधारा, आपके समय में भी एक बहस हुई थी कि साहब सफरदाइजेशन, भगवाकरण शिक्षा का कर रहे हैं डॉक्टर जोशी, अब फिर वो डिबेट आती है कि विचारधारा के हिसाब से शिक्षा हो। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, शिक्षा में सारे विचारों के लिए खुली छूट होनी चाहिए। हमारे देश में कभी भी शिक्षा में किसी को मतभेद रखने की इजाज़त तो ज़रूर थी, मगर शिक्षा पर अपना मत थोपने की इजाज़त नहीं थी, कभी नहीं थी। बहुत साल पहले मैंने एक लेख लिखा था अष्टावक्र पर। पिताजी वेद पढ़ा रहे थे, बच्चे वेद पढ़ रहे थे। पिताजी वेद ऋषि महोदय की पत्नी भी बैठी हुई थी, वो भी सुन रही थी। थोड़ी देर में कहीं से आवाज़ आई। कहाँ से आवाज़ आई? आवाज़ आई, पिताजी आप गलत वेद पढ़ा रहे हो। मैं कौन बोल रहा है? 2-3 बार जब आवाज़ आई तो उन्होंने कहा, अरे ये मेरा जो बच्चा है ये वहाँ से बोल रहा है। हाँ, तो उन्होंने कहा, अच्छा तू वहाँ से अभी इतनी टेढ़ी बातें कर रहा, जा तू टेढ़ा हो जा। अब आप देखिए, उसका वो तो वहाँ से अपना अधिकार ले रहा था कि आप गलत बोल रहे हो, ये अधिकार उसको गर्भ से मिला हुआ था, और ये देना नहीं चाहते। ये देना नहीं चाहते। यही वो प्रवृत्ति है जो हर सरकार में होती। और फिर क्या हुआ कि वो तो टेढ़ा हो गया अष्टावक्र, और ये जो थे शास्त्रार्थ करने गए, वहाँ हार गए तो शस्त्र उसके शर्त के मुताबिक पानी में डुबो दिए गए। अब ये पहुँचे, और जब ये पहुँचे तो टेढ़े बंकड़े थे, काले थे बच्चे। तो जनक महाराज ने कहा, भाई आप क्या करने आ गए हो यहाँ? तो शास्त्रार्थ करने आया हूँ। आओ बैठे पंडित देख के उनको हंसने लगे। तो अष्टावक्र कहते हैं, ये भी इतिहास का सबसे पुराना मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, सर आया तो था मैं शास्त्रार्थ करने, पर ये तो सब यहाँ चमड़े के सौदागर बैठे हुए हैं,
शरीर को देख रहे हैं, चमड़ी को देख, चमड़ी को। हाँ, ये जो चमड़ी पर है कलर वाली बात, ये सबसे पहले दुनिया के इतिहास में उसने उठाई थी। तो हमारे यहाँ तो ये सवाल है, रेशियल सवाल जो है, रेशल भी। उन्होंने कहा हम तो ये देश ये है, तो वहाँ आप किसी को ये कहें कि तू ये नहीं पढ़ेगा, तो ये नहीं होगा, तुझे नहीं, ये तो मैं समझता हूँ कि अपने देश को न समझने की बात है। हमें तो अपने देश को भी समझना है। हमने कभी मना नहीं किया, जो हुआ शास्त्रार्थ से हुआ। आप हार गए, आपने हार मान ली, आप जीत गए, उसने आपकी हार मान, क्या दिक्कत है? शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ की परंपरा ही रही इसीलिए। तो वो परंपरा, अच्छा विद्यालयों में अगर आप नहीं रखोगे तो कहाँ रखोगे? बस डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल है कि शिक्षा और विकास का जो संबंध है, क्योंकि वो कैसा होना चाहिए, विकास की अवधारणा भी शिक्षा से निकलती है, उस पर थोड़ा सा। देखिए ऐसा है कि मैंने जैसे आप उसमें तकनीक भी आ जाती है, विकास पहले भी कहा ना कि हमारा लक्ष्य क्या है समाज का, कैसा समाज बनाना चाहते हैं। तो उस लक्ष्य की तरफ जाना और उसके लिए आगे बढ़ना, ये तो विकास का मतलब समझ में आता है। तो लक्ष्य तो साफ होना चाहिए। अब आपने कहा कि हमें भौतिक विकास करना है, मान लो ये आपने लक्ष्य रख लिया, तो भौतिक विकास की एक सीमा है। आप पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के संसाधनों की एक सीमा है, उस सीमा से ज़्यादा तो आप ले नहीं सकते। तो ये कहना कि हम एक सीमित पृथ्वी में असीमित विकास कर लेंगे, ये तो मैं समझता हूँ बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी। अब आपने कहा लक्ष्य असीमित विकास, तो ये कंट्रडिक्शन इन टर्म्स है। फिर आपने कहा नहीं हम कर लेंगे, हम टेक्नोलॉजी लाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। अब आप टेक्नोलॉजी ले आए, तो आप अभी 1.8 के करीब पृथ्वी आपने खा ली है, तो कितनी खाओगे भैया? तो इसलिए भौतिक विकास की एक सीमा है। अब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो है उसकी भी सीमा है। तो वो हमारा तो उन्होंने कहा कि कबीरा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ना भूखा मैं रहूं ना साईं भूखा जाए। आपके पास भरण पोषण के लिए होना, और उसके बाद आपके पास पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, दार्शनिक विकास, यानी समाज की व्यवस्था ये होनी चाहिए कि आपका शरीर की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो बिना किसी रोक टोक के पैदा होते रहें। मेरी जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो किसी के ऊपर निर्भर न करे। ऐसा नहीं है कि मैं रोटी कमाने के लिए उसके दरवाजे पर जा रहा हूँ। अगर ये है तो मैं गुलाम हो जाता हूँ। तो इसको हम स्वाभाविक स्वतंत्रता कहते हैं। स्वाभाविक स्वतंत्रता में ये सारे शरीर की स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता, ये सब आती है। इसलिए समाज ऐसा तभी बनेगा जब आप शुरू करेंगे। सबको एक साथ पढ़ाओगे तो बात वहीं से शुरू होगी। तो अगर आपने लक्ष्य किया कि नहीं यहाँ तो बहुत विषमता रहनी ही है, तो आप समाज शुरू से विषमता करोगे। अगर आपका लक्ष्य एक सामाजिक समाज बनाना है, समता मूलक समाज बनाना है, तो आपको बुनियाद से शुरू करना पड़ेगा। तो असली बात यहीं आती है, घूम फिर के चाहे जहाँ से आई है, कैसा समाज, कैसा व्यक्ति, समाज का क्या उद्देश्य। क्या मैं एक ही बात कहा करता हूँ, क्या मनुष्य का उद्देश्य केवल जीवित रहने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहना है? आज एक इसकी EMI, आज उसकी EMI, आज उस बैंक को, आज उस बैंक को, या डॉक्टर जो छात्रों का आंदोलन जो हुआ है इसको लेके आपको लगता है क्या, क्योंकि आपने भी उस पर एक टिप्पणी की थी उस समय और बड़े समय पर आपने हस्तक्षेप किया था, क्या लगता है सरकार ने उसको हैंडल करने में कुछ देरी की या थोड़ा सा कमजोरी दिखाई? वो बुनियाद देखें ना, वो वही बात है ना कि सब चीज़ एक जगह से हल होगी तो हो रही। केंद्रीकरण की जो समस्या, ये समस्या उसी केंद्रीकरण की तो देन है ना।
सब सारे एक साथ पढ़ते एक साथ। अब कोशिश ये हो रही है कि पर्चे कैसे बने, लीक ना हो, फिर पर्चे जहाँ बन रहे हैं वहाँ से छपके कैसे जाएं, फिर उनकी सुरक्षा के लिए फौज कैसे लगे, फिर हवाई जहाज कैसे लगे, इसका माल है। इस परीक्षा ना हो गई, युद्ध हो गया। युद्ध हो गया। हमारे समय में कोई, देखिए हम भी बरसों हमने यूपी बोर्ड का इम्तहान करवाया जी। और 17 बरस 18 बरस इम्तहान करा, कभी कोई एक सवाल और मन में आया, शिक्षा से थोड़ा अलग है, अगर आप उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहें तो डालें या न डालना चाहें, जैसी आपकी इच्छा। चूँकि मैं छोटा हूँ, आपसे उनको से ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, लेकिन मन में आ गया कि ये जो अयोध्या का जो प्रकरण आया है राम मंदिर वाला, इसमें चूँकि आप उस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, तो ये जो सारा मसला हुआ है, इस पर एक उस आंदोलन के एक बड़े नेता के रूप में आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आप आडवाणी जी, आप और उस वक्त के जो भाजपा की लीडरशिप थी, आप ही लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और यहाँ तक पहुँचा हुआ कि आज मंदिर बना अयोध्या में। अब देखिए, इसमें एक बुनियादी बात जो मैं मानता हूँ ये है कि इस प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उसमें उन्होंने कहा कि एक न्यास बनेगा जो मंदिर बनाएगा। न्यास बन गया। न्यास किसने बनाया? सरकार ने। उसमें कौन नियुक्त होगा, कौन नहीं होगा, इसका फैसला कौन करेगा? सरकार ने की। तो उसमें जो कुछ हो रहा है अच्छा बुरा, उसकी जिम्मेदारी किसकी? सरकार की होगी। अब जो सरकार ने जिनको रखा उसी ने रखा भैया। तो इसमें सीधी सी बात है, लेकिन सरकार खुद ही करी, इसमें घपला हो गया। तो मैं क्या कहूँ? और निपेन जी खुद ही बोल रहे हैं ये घपला हो गया। घपला नहीं, ठगी नहीं, डकैती। डकैती हो गई। तो भैया अब जानो कैसे हो गई। लेकिन इससे आहत तो हुए होंगे आप भी। हाँ? आहत तो आप भी हुए होंगे इसमें। मुझे क्या हाथ हो रहा है? मैं तो देख रहा हूँ जैसे सरकार में और जगह हो रहा है, वैसे यहाँ भी हो रहा है। भाई इसमें तो जनता का दोष नहीं है, राम भक्तों का कोई दोष नहीं है, चढ़ावा देने वालों का कोई दोष नहीं है। वहाँ जो है उनमें से जो अच्छे बुरे हैं जो है वो है, और अच्छे बुरे सब जगह हैं। हाँ, तो जब न्यायपालिका में तो हाँ जी, तो मेरा तो सीधा सवाल है। अब आपको राजनीति करनी है वो करिए, वो अलग बात है। वो तो राजनीति का सवाल अपनी जगह है। उसमें मेरा कोई लेकिन आपने स्पष्ट है। तो डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला और मुझे इतना समय दिया, इसके लिए एक बार फिर से आपका आभार। ये थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, देश के वरिष्ठतम राजनेता, जाने माने शिक्षाविद, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर जोशी, जिनका एक लंबा अनुभव है शिक्षा क्षेत्र का भी, राजनीति का भी। और डॉक्टर साहब से जब बात होती है तो उनसे सवाल पूछने से ज़्यादा सीखने की हमारी इच्छा होती है, और इसीलिए आज उन्होंने समय दिया और जितना उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए उसमें मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। इस नोट के साथ मैं इस कार्यक्रम को विराम दे रहा हूँ। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।